नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पंचायत पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पहला जो फर्स्ट उसका लेक्चर है मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। आप उसको देख सकते हैं। उसका ये सेकंड लेक्चर है और पंचायत में कंप्लीट कर रहा हूं। और ये जो लेक्चर है स्पेशली इसमें सारे डायमेंशंस में कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे डायमेंशंस हैं, वो मैं सभी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ध्यान रखना है। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, तो आप इसलिए चिंता मत करें बिल्कुल भी। और स्पेशली मैंने प्रीलिम्स के कंटेंट भी इसमें डाले हुए हैं ताकि आपको प्रीलिम्स में कोई जो है ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका तरीका पढ़ने का अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ही आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है आजकल इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, तो यही ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा अप्रोच होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम गांधी जी के जो है विचारों को देखते हैं। तो गांधी जी के विचार पंचायती राज पे ये थे। गांधी जी हमेशा पंचायती राज के सपोर्टर रहे हैं, समर्थक रहे हैं। और उन्होंने एक ग्राम स्वशासन की जो है जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो विचार हैं वो उन्होंने हमेशा जो है प्रेजेंट किए, रखे, प्रस्तुत किए। और वो हमेशा पावर का, सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। और अब आप सोचेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है। हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है, उस फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो बंटवारा किया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर्स का। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ में भी जो है राज्य और लोकल बॉडीज़ के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और पंचायती राज जो है, पंचायती राज में वो प्रोविजंस किए गए हैं कि भाई ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट जो है या ये आइटम जो है ये पंचायतों को दे दिए जाएंगे। इन्होंने जो है बताया था कि गांव जो है अपने अफेयर्स के लिए, राइट, अपने मामलों के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसी तरीके से जो है उनकी ये संकल्पना जो है वो ग्राम स्वराज के नाम से जानी जाती है। उनका एक स्टेटमेंट है कि व्हेन द पंचायती राज इज एस्टैब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। जब पंचायती राज स्थापित होता है तो जनता की राय वही करेगी जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये आप जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मैंने आपको गांधी जी के बारे में डिस्कस किया, तो गांधी जी के बाद फिर जो है हम बात करेंगे पंचायत के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के विचार क्या हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये आइडियाज़ आपको लिखने के लिए भी आएंगे। और अम्बेडकर साहब ये मानते थे कि वो जिस तरीके से गांधी जी चाहते थे कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो अम्बेडकर साहब मानते थे कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वो डिसेंट्रलाइजेशन की फेवर में नहीं थे और वो पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशन के फेवर में तो बिल्कुल नहीं थे, वो उसको अपोज करते थे। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसको क्यों अपोज करते थे। उनका मानना ये था कि जो गांव है, गांव में जो पंचायत है, उसमें जो डोमिनेंस जो होता है, उसमें कास्ट सिस्टम का डोमिनेंस है, दबंग लोगों का उसमें डोमिनेंस है। तो ऐसे में दलित या कमज़ोर सेक्शन जो है उसको जो है उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसको उसका डिसएडवांटेज होगा। तो इस तरीके से उनके जो विचार थे, उनके आइडियाज़ थे, वो पंचायती राज के कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में थे। जब संविधान बना, जैसे आप सब लोगों को पता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो संविधान सभा के ऊपर एक जिम्मेदारी आई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि संविधान को बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए, डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए, विभिन्न प्रावधान किए गए। तो उसमें मुद्दा ये आया कि पंचायत के ऊपर डिस्कशन हुआ कि पंचायती राज को कहाँ जगह देनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायत पे जब डिबेट हुई तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जा सकता था, राइट। ये चीज़ें तभी हो सकती थी, लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके फेवर में नहीं थे। तो इसलिए जो है इसको पंचायती राज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चैप्टर है, ये एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसमें जगह दी गई। उसमें एक आर्टिकल है, उसमें एक अनुच्छेद है, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो उसमें जो आर्टिकल है 40, उस आर्टिकल 40 में पंचायती राज का प्रोविजन किया गया है, देख लीजिए आप। और पंचायती राज में स्टेट को ये बताया गया है कि स्टेट जो है, स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि पंचायतों को एस्टैब्लिश करेगा। आर्टिकल 40 में ये बताया गया है कि स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट जो है वह
पंचायती राज को इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी करता है तो ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिनको हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये जस्टिसेबल नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है कि अगर स्टेट अगर इसको इस्टेब्लिश नहीं करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 40 जो है गांधीयन प्रिंसिपल से डील करता है, उनकी फिलॉसफी से डील करता है, उनके कह सकते हैं कि उनकी जो विचारधारा है उसको डील करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम बात करेंगे आर्टिकल 246 की। तो हमारे यहाँ एक 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची। उस 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में सब्जेक्ट्स का और आइटम का बंटवारा किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स स्टेट के पास होंगे और कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन के पास होंगे। और उसमें ही पंचायत जो है, पंचायत का जो प्रोविज़न है वो राज्य सूची में किया गया है। पंचायत जो है वो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन चूंकि ये पंचायती राज जो है ये लोकल बॉडीज़, जिसको हम स्थानीय प्रशासन कह सकते हैं, राइट। तो जो लोकल बॉडीज़ हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये राज्यों के अंडर में आता है। राज्य ही उस पर जो है अपने तरीके से उस पर काम करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक स्केलेटन दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। पंचायतों का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा एक कॉमन, एक यूनिफॉर्मिटी है, एक समान है पंचायती राज भारत में, लेकिन डिफरेंट है। कहीं पे 2 टियर देख सकते हैं आप, कहीं पे आप देख सकते हैं 4 टियर है, जहाँ पे 4 स्तरीय है, कहीं पे 2 स्तरीय है, डिफरेंट नाम भी अलग अलग हैं, राइट। तो इस तरीके से राज्य का विषय होने के कारण थोड़ा सा उसमें अंतर है सब जगह। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो है आर्टिकल 40 और 246 के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 40 जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 40 जो है ये जस्टिसेबल नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। संविधान बनने के तुरंत बाद 1952 में भारत में यूएसए की मदद से एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के, गांधी जी का जो बर्थडे है, तो उस दिन जो है 1952 में ये स्टार्ट किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके साथ साथ देखेंगे कि 1953 में द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ये भी स्टार्ट किया गया। लेकिन इसके साथ सबसे खास बात ये था कि ये इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला जनता का, इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, तो ये सक्सेस नहीं हो पाए, ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की भागीदारी चाहिए थी, लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए था, और ब्यूरोक्रेसी के कारण जो है, और रेड टेपिज्म इसको हम कह सकते हैं, रेड टेपिज्म के कारण जो है ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो है सरकार ने फिर आगे एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये 1957 में इस्टेब्लिश की गई। इसने जो है, ये जो कमेटी है ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसे आप नीति आयोग कहते हैं, उसके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया 1957 में। इसने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज इस्टेब्लिश करने की बात कही, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कही, उसको संविधान में जगह देने की बात कही। ये बलवंत राय मेहता समिति ने एक सिफारिश, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इसने 3 स्तरीय 3 टियर लेवल की पंचायती राज की बात की। अब आप सोचेंगे कि 3 टियर लेवल क्या होता है, 3 स्तरीय क्या होता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें इन्होंने बताया कि सबसे नीचे लेवल पे जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत, गांव पंचायत भी बोल सकते हैं इसको, ब्लेज, जो गांव के स्तर पे है, ब्लेज लेवल पे। उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पे रहेगा उसे हम पंचायत समिति भी कह सकते हैं, उसे हम आंचलिक पंचायत भी कह सकते हैं,
ये खंड स्तर पर होगा, तालुका लेवल पे होगा। और जो सबसे टॉप में है उसे हम जिला परिषद, इसको हम जिला परिषद कहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पंचायत के 3 स्तर दिए, और जिसको हम 3 टियर कहते हैं लेवल की जो है उन्होंने बात की। फिर आप देखेंगे कि अक्टूबर 1959 में एक राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पंचायती राज को इनोग्रेट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा। ये एग्ज़ाम में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार पंचायती राज को कहाँ पे उद्घाटन किया गया, कहाँ पर उसको इनोग्रेट किया गया, तो वो राजस्थान में किया गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये 2 अक्टूबर 1959 की बात है। उसके बाद चूँकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हम लॉन्च कर चुके थे, इसी को फिर आंध्र प्रदेश ने भी जो है इंट्रोड्यूस किया अपने यहाँ 1 नवंबर 1959 में। तो यहाँ भी देखिए 3 स्तर बताए गए, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत। बहुत सारी कमेटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है, तो आपको ऐसी सारी कमेटियाँ, उनका सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1962 में कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था संथानम कमेटी, अपॉइंटेड बाई लाल बहादुर शास्त्री। एक कमेटी बनाई गई थी सादिक अली कमेटी 1964 में, और तीसरी कमेटी बनाई गई थी GL व्यास कमेटी 1974 में। ये कमेटियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उनका सब्जेक्ट्स और उनका ईयर, ये आप 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद हम बात करेंगे, एक कमेटी फिर बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में बनाई गई, लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 1978 में दी, और इन्होंने जो है पंचायती राज में चेंजेस करने की बात की। और इन्होंने जो पंचायती राज में चेंजेस करने की बात की, उसमें इन्होंने पंचायती राज को 2 टियर, 2 स्तरीय, 2 लेवल की बात की इन्होंने। और क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि बलवंत राय मेहता ने 3 टियर या 3 स्तरीय की बात की थी, इन्होंने 2 टियर या 2 स्तर की बात की। तो इसमें पहला जो स्तर था जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की बात की, और बेस लेवल पे इन्होंने जो है वो मंडल पंचायत की बात की, और इन्होंने जो है इंटरमीडिएट लेवल को समाप्त करने की बात की। लेकिन इसके साथ सबसे खास बात यह है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे एक कमेटी बनाई गई, हनुमंता राव कमेटी 1983 में, ये भी पूछी जाती है, हनुमंता राव कमेटी 1983। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, द GVK राव कमेटी 1985, रिकमेंडेड मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑल्सो होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पंचायत्स। इन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पंचायत्स की बात की कि उसमें जो प्रतिनिधित्व होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है पंचायतों का, उसके चरित्र में इम्प्रूवमेंट किया जाए, परिवर्तन किया जाए, इस प्रकार की बात इन्होंने की। और आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, UPSC एग्जाम में मैंने देखा है, इस कमेटी को आप बहुत ध्यान से समझिए, GVK राव कमेटी। इससे रिलेटेड थोड़ा सा नाम चेंजेस हैं, ऐसे कमेटीज वो लिस्ट में डाल देंगे आपको ऑप्शन में, और फिर आप उसको ठीक से क्वेश्चन को देखेंगे नहीं और आप टिक कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई भी जो कमेटी है, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। एक है PVN राव कमेटी, एक है V फॉर विक्ट्री, VKRV राव कमेटी। ये 2 कमेटी ऐसी हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन UPSC एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अरे ये राव कमेटी, इसका मतलब ये वही है। तो इसलिए आपको नाम ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको कमेटी का नाम ध्यान रखिए, GVK राव कमेटी, ठीक से पढ़िएगा, तब आप इसको जो है इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक कमेटी आई जिसको बोलते हैं LM सिंघवी कमेटी रिकमेंडेशंस। ये 1986 में कमेटी थी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी
कि एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं पंचायतों के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने बात की, वित्तीय संसाधनों के बारे में बात की कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वित्तीय संसाधन जो है प्रोवाइड किए जाएं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, ये उन्होंने बात की। और उन्होंने एक बात और की कि पंचायतों के जो इलेक्शन होने चाहिए वो नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड पे होना चाहिए, गैर दलीय राजनीति के आधार पर उन्होंने बताया कि इलेक्शन उसके होने चाहिए। तो ये एल.एम. संघवी कमेटी की रिपोर्ट है। आगे रिकमेंडेशन है, आगे पी.के. थंगन कमेटी भी बनाई गई 1988 में। इसने भी रिकमेंडेशन किया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी कमेटी हैं जिन्होंने पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। इसी के साथ जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर पंचायत का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।